दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, चुनाव में जब हवा खराब होनी शुरू होती है, परिस्थितियां करवट लेनी शुरू करती है, हालात जनता के मनमाफिक नहीं होते, तो जनता लोकतांत्रिक इलाज शुरू कर देती है। और जब जनता लोकतांत्रिक इलाज शुरू करती है तो अक्सर पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल हाराकिरी पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। क्या यह हाराकिरी की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी आने वाली है? हरियाणा में आप देख रहे हैं कि तमाम चाणक्य नीति, तमाम नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह का चेहरा होने के बावजूद, पूरी चुनावी मशीनरी होने के बावजूद, आज की तारीख में जो इस्तीफों की झड़ी लगनी शुरू हुई है, वो इस्तीफे अब महाराष्ट्र तक जाते हुए दिख रहे हैं। और इन सब के बीच जिस प्लान बी को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी करती है, कहा जाता है कि एक नहीं बल्कि एक साथ कई गठबंधन कर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। अब जनता ने, और उन सब से आगे देखें तो राहुल गांधी ने उन परिस्थितियों को पहले से भांप लिया है। यह अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक साथ कई गठबंधन का जिक्र मैंने किया, और वो गठबंधन आपने देखा होगा कि एक प्रत्यक्ष गठबंधन होता है बीजेपी का, और कुछ लोगों की नजर में एक कथित अप्रत्यक्ष गठबंधन भी होता है। प्रत्यक्ष गठबंधन जैसे उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी के साथ, बिहार में नीतीश कुमार के साथ, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ, ये आपने देखा। लेकिन एक अप्रत्यक्ष गठबंधन जो देखने की बात होती है, उस अप्रत्यक्ष गठबंधन को देखना हो तो जरा 2020 के बिहार चुनाव को देख लीजिए। किस प्रकार से चिराग पासवान की पार्टी टारगेटेड तरीके से जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। वो पूरे बिहार ने, पूरे देश ने देखा कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ क्या करती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जब हैदराबाद से बाहर निकलकर देश के दूसरे हिस्सों में पैर फैलाना शुरू की, उसके बाद किस पार्टी को सियासी फायदा हुआ? किसकी चुनावी संभावनाओं को पर लगने शुरू हुए? बहुत कम मार्जिन से हार जीत में किसकी हार ज्यादा हुई, किसकी जीत ज्यादा हुई, यह बताने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के साथ एआईएमआईएम का गठबंधन हुआ था, लोकसभा सीट तक मिल गई थी। ठीक इसी तरीके से बिहार के सीमांचल इलाके में, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में यह गठबंधन देखने को मिला। अब यही स्थिति हरियाणा में दिखाई दे रही थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास 90 सीटों के लिए जब हजारों की संख्या में एप्लीकेशन पहुंचने लगे, संभावित उम्मीदवारों की तादाद बढ़ने लगी, तो राहुल गांधी को साफ साफ दिखाई देने लगा, कांग्रेस के आला कमान को, मल्लिकार्जुन खड़गे को दिखाई देने लगा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ तो इनमें से कई दावेदार आम आदमी पार्टी तक दस्तक दे सकते हैं, और जिस पार्टी से गठबंधन नहीं होगा तो दूसरी पार्टी को भी अपना वजूद बचाना है, अपनी चुनावी संभावनाओं को जिंदा रखना है, राज्य के अंदर अपनी पहुंच बनानी है, तो वो कैंडिडेट देने से तो पीछे हटेगी नहीं। आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर लड़ती तो पूरी संभावना थी कि कांग्रेस पार्टी से जो भी मजबूत दावेदार टिकट की होड़ से बाहर हो जाते, वो किसी तीसरी पार्टी की तलाश करते, और फिर उस परिस्थिति में अधिकांश सीटों पर बिहार के 2020 की तरह चिराग मॉडल जैसे नतीजे देखने को मिल सकते थे। लेकिन समय रहते किसी ने सोचा नहीं था कि राहुल गांधी जो करने जा रहे हैं उसकी भनक पहले से किसी को लगेगी, लेकिन वो कर दिखाया। ऐन मौके पर जब भारतीय जनता पार्टी भी करीब करीब ये निश्चिंत हो चली थी कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, ऐन वक्त पर कांग्रेस पार्टी ने मैच्योरिटी दिखाते हुए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का फैसला किया, और उस गठबंधन ने कई सारे कैंडिडेट्स के, प्रोबेबल कैंडिडेट्स के माध्यम से चिराग मॉडल खेलने की संभावना को निरस्त कर दिया। आज आपने रणजीत सिंह चौटाला के रूप में एक मंत्री का इस्तीफा देखा। ये यहीं तक नहीं है, हालात खराब होते हैं तो टिकट नहीं मिलने की वजह से ही पार्टियां नहीं बदली जाती, बल्कि हालात को भांपते हुए भी पार्टियां बदली जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी की टिकटों की सूची देख लीजिए, और उसके बाद उत्पन्न भगदड़ की स्थिति को देखिए। कांग्रेस पार्टी के टिकटों की सूची आने वाले समय में देखने को मिलेगी, और उस सूची को देखने के बाद यह भी देखा जाएगा कि भगदड़ की स्थिति वहां है या नहीं, क्योंकि भगदड़ की स्थिति तब मचती है जब पार्टी की लाइन से अलग जाकर, इतर जाकर चुनाव लड़ने पर जीतने की या मुकाबले में आने की संभावना बनती है। हरियाणा का चुनाव ऐसा लग रहा है कि पहलवान, किसान और नौजवान
ये तीनों मिलकर बदलने वाले हैं। विनेश फोगाट का प्रदर्शन और ओलंपिक में जो घटना हुई उसके बाद की परिस्थितियों को देखें तो जिस प्रकार का जनसैलाब उमड़ता दिखा, उसने तमाम तरह के जाति धर्म सांप्रदायिकता की दीवारों को तोड़कर रख दिया। हरियाणा में विनेश फोगाट राहुल गांधी से मिल रही हैं और जिस तरह की परिस्थितियां हरियाणा में निर्मित हो गई उसमें अग्निवीर भी तो एक मुद्दा है। क्या 25% से 50% को अस्थायी कमीशन देने का प्रस्ताव देने से क्या अग्निवीर की तैयारी करने वाले मान जाएंगे? दरअसल ये एक अग्निवीर शब्द जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं उन्हें अस्थायी कमीशन से कम कुछ मंजूर नहीं है और अग्निवीर शब्द को वो अपने लिए जॉब के नाम पर एक धोखे के तौर पर देख रहे हैं। इस देश की सेना उसके शौर्य को सलाम करने की बजाय भारत की सरकार उन्हें 4 साल में रिटायर करने और भाजपा नेताओं के बयानों पर गौर करें तो भाजपा मुख्यालय में गार्ड की नौकरी देने के लिए एक तरह से बेइज्जत करने जैसी बातें करती है। यह बात हरियाणा में चुभ रही है और जाट से लिया पंगा, मोदी को पड़ गया महंगा, ये पूरे के पूरे नैरेटिव को एक नए दिशा में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में जाट से पंगा हरियाणा में नहीं बल्कि हरियाणा के बाहर भी देखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के जाने के बावजूद बहुत भारी मन से कुछ हद तक जाटों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया। आज की तारीख में जाट वोटर चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, कहां यहां तक कि दिल्ली हो, किसी भी राजनीतिक दल की खाट खड़ी करने की ताकत रखता है। और जब परिस्थितियां इस ढंग की निर्मित हो जाए, जिन परिस्थितियों में सामुदायिक दीवारें टूटती हुई नजर आए, सर्वखाप पंचायत एक जगह बैठता हुआ नजर आए, तो साफ दिखाई देता है कि चुनाव जनता लड़ रही है, कैंडिडेट सिर्फ एक निमित्त मात्र है, एक सिंबॉलिक चीज बनकर रह गया है। और इसी परिस्थिति में बहती गंगा में हाथ धोने के लिए 90 सीटों पर हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी में एप्लीकेशन फॉर्म पड़ रहे हैं। ये सारी स्थितियां दरअसल हरियाणा में ही नहीं, उसके आगे महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में आपने देखा कि चुनाव के हालात जिस प्रकार से बदलते हुए दिखे, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटकर गिर पड़ी, हवाओं के झोंके से कहा गया कि टूटकर गिर पड़ी। हवाओं के झोंके से छत्रपति शिवाजी महाराज का जज्बा नहीं तोड़ा जा सका। मुगलिया सल्तनत छत्रपति शिवाजी महाराज के जज्बे को रोक नहीं सकी, तो क्या अरब सागर से आने वाली हवाएं छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू को गिराने में कामयाब हो गई? क्या ये परिस्थितियां आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के शासन में निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवालिया निशान नहीं है? और क्या इस सवालिया निशान के सहारे जिस तरह से गुजरात लॉबी ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर कब्जा कर रखा है, क्या महाराष्ट्र के शीर्ष पर कब्जा करने की जो कवायद है, क्या बुलेट ट्रेन के से मुंबई से अहमदाबाद के बीच जो ट्रेन दौड़ाने की तैयारी है, क्या उस ट्रेन दौड़ाने की घटना के बीच बुलेट ट्रेन का स्वागत करने के लिए आतुर लोगों के की एक पूरी की पूरी भीड़ के बीच एकनाथ शिंदे की गुवाहाटी और सूरत मॉडल वाली सरकार को स्वीकार करने के लिए मराठी जनमानस तैयार है? जनमानस तो तैयार नहीं है। लाडली बहना जैसी कोई भी स्कीम वहां लॉन्च कर दी जाए, स्कीम के सहारे मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में वोट नहीं मिलने हैं। और यह बात बीजेपी को पता है। बीजेपी की दुविधा दरअसल यह है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को छोड़ करके न तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा है जिस चेहरे में वोट आकर्षित करने की क्षमता हो। देवेंद्र फडणवीस का चुनावी सिक्का अब पिट चुका है। अपनी सीट निकालने ये अपने आप में बड़ी बात होगी। अजीत पवार के सामने स्थिति यह है कि वो बारामती से चुनाव लड़ेंगे तो शायद चुनाव उनका पहले की तरह आसान न रहे। वो पुणे जिले में कहीं से चुनाव लड़ने की सोच सकते हैं। और इन सब के बीच बीजेपी और अजीत पवार गुट से आगे जाकर देखें, एक बात दावे के साथ कही जा सकती है कि इन दोनों की तुलना में एकनाथ शिंदे के पास कुछ वोट, कुछ सर्टेन पॉकेट्स में, कुछ छोटे इलाके में ही सही, इन दोनों की तुलना में अपने इलाके में उनके पास ठीक ठाक वोट जरूर है। लेकिन याद रखिए, ये वोट उद्धव ठाकरे की सहानुभूति लहर में टिकने वाले नहीं है। ठाणे जिले की 1-2 विधानसभा सीटों का वोट पूरे राज्य के वोटों को निर्धारित नहीं कर सकता। और इन सब से आगे जाकर देखें तो वहां जिस चिराग मॉडल की कवायद चल रही थी, वहां कहा जा रहा था कि कुछ छोटी पार्टियों को सिंबॉलिक तौर पर
चिराग पासवान की पार्टी की तरह नरेंद्र मोदी का हनुमान बनाकर लड़ाने की कोशिश हो सकती है। राज ठाकरे की पार्टी का भी नाम लिया जाता है कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दरमियान इस तरह के से कैंडिडेट देगी। राज ठाकरे की पार्टी स्वाभाविक है कि एक राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल चुनाव लड़ना चाहता है, और जब वो राजनीतिक दल चुनाव लड़ना चाहता है तो स्वाभाविक है कि कैंडिडेट उसके उतरेंगे, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि कैंडिडेट उतारना और कैंडिडेट उतारने के बाद की परिस्थितियों में आप देखें तो उस कैंडिडेट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का लेवल लगना, ये दोनों दो बातें हैं। बी टीम होने का लेवल लगेगा तो उद्धव ठाकरे की चुनावी संभावनाएं और बेहतर होगी, शरद पवार की चुनावी संभावनाएं और बेहतर होगी, कांग्रेस पार्टी की चुनावी संभावनाएं और बेहतर होंगी। लेकिन बी टीम का लेवल अगर नहीं लगेगा तो स्वाभाविक है कि कुछ सीटों पर जो नुकसान पहुंचाने की क्षमता बची होगी, महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को उस क्षमता का संपूर्ण और भरपूर उपयोग चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता, बिहार की जनता, तमिलनाडु की जनता राजनीतिक तौर पर इस देश में सबसे जागरूक जनता मानी जाती है, और उस परिस्थिति में महाराष्ट्र में राहुल गांधी पहुंचे हैं। राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, महाविकास आघाड़ी की चुनावी संभावनाओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। एक एक छोटे छोटे इलेक्टोरल लूप होल्स यानी चुनावी जो किंतु परंतु की स्थितियां होती है, उन सब को ढकने की कोशिश किस प्रकार से महाराष्ट्र में की जा रही है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जो स्थितियां बन रही है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जो बयान शरद पवार ने दिया, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो बयान दिया, उस बयान के बाद अब बहुत कुछ कहने को नहीं रह जाता कि महाराष्ट्र की सियासत किस दिशा में जा रही है। महाराष्ट्र की सियासत का आंकड़ा मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो वोटों के विभाजन की स्थिति में ही भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाओं के द्वार को खोलता है। जैसे 2014 के विधानसभा चुनाव में जब चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ, कांग्रेस अलग लड़ी, शरद पवार की एनसीपी अलग लड़ी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग लड़ी और भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी। चारों के बीच वोटों की काटाकुटी में जैसे उत्तर प्रदेश में महज 26-27% वोट लेकर 2007 और 2012 में बहुमत के आंकड़े तक कोई पार्टी पहुंच जाती थी, वही स्थिति महाराष्ट्र में 2014 में हुई, जिससे भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की स्थिति तक खुद को पहुंचा गई। दूसरी चीज कि तब नरेंद्र मोदी लोगों में एक उम्मीद की किरण थे। आज नरेंद्र मोदी उम्मीद की किरण नहीं है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है और देश की जनता 10 सालों के दरमियान उनका काम बोलता है या उनका कारनामा बोलता है। नरेंद्र मोदी की सरकार का काम बोलता है या नरेंद्र मोदी की सरकार का कारनामा बोलता है। इन परिस्थितियों को देश की जनता और विशेषकर महाराष्ट्र की जनता देख चुकी है कि गुवाहाटी मॉडल, 50 खोके एकदम ओके का कथित नैरेटिव, पार्टियां तोड़कर सरकार बनाने, संविधान पीठ के गठन तक, सुप्रीम कोर्ट को वहां तक जाकर के इस मामले को एग्जामिन करने, और इन सब से आगे बढ़कर टूटे हुए धड़े को भारतीय जनता पार्टी के साथ लेकर जाने की जो पूरी की पूरी राजनीतिक बिसात देखी है महाराष्ट्र ने, उस बिसात के बीच अब सियासत में वहां कुछ शेष बचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं के लिहाज से फिलहाल ऐसा लगता तो नहीं है। लेकिन चुनाव है, जब तक हो ना जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस चुनाव के बीच महाराष्ट्र के सामाजिक समीकरणों पर गौर करें तो 32% के करीब मराठा वोटर है, 12-13% माइनॉरिटी वोटर है, अल्पसंख्यक वोटर, उसके बाद दलित समाज के वोटर्स हैं, तकरीबन 50% के बीच तो करीब तो ऐसे ही वोटर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं है। और जब उसके सामने एक लार्जर कोalition है, एक बहुत बड़ा विकल्प खड़ा है, मराठा आरक्षण की मांग को जिस तरह से लीपापोती करने की कोशिश की गई है एकनाथ शिंदे की सरकार यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के दौर में, तो जिस प्रकार से लीपापोती की कोशिश की गई है, मनोज जारंगे पाटिल की आरक्षण वाली, मराठा आरक्षण वाली रैली की भीड़ को जिसने देखा है वो समझ सकता है कि विदर्भ से लेकर खानदेश तक, कोंकण से लेकर मुंबई महानगर तक, और इन सब परिस्थितियों में देखें तो पुणे की स्थिति भी देख सकते हैं, और महाराष्ट्र के जो दूसरे तमाम इलाके हैं उनकी स्थितियों को भी देख करके ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं का द्वार
तो उसी वक्त बंद होने लगा था जिस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई थी। सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट तो यह हो सकता था कि म्युनिसिपल इलेक्शन कराए जाते, बीएमसी के चुनाव कराए जाते, लेकिन बीएमसी के चुनाव नहीं कराए गए। एक्सपोज होने का खतरा था कि चुनाव के पहले ही एक्सपोज होने की नौबत आ सकती है। पुणे की लोकसभा का बाई इलेक्शन चुनाव कराने वाले लोग ही भूल गए, वो संस्था ही भूल गई कि पुणे में लोकसभा चुनाव कराया जाना है, और न्यायालय में जाकर बहुत बेशर्मी से कह रहे थे कि जिम्मेदारियां बहुत थी, बहुत सारे चुनाव कराने थे, उसमें भूल गए थे। जब ऐसी संस्थाएं सत्ता के कथित इशारों पर काम करने लगती है तो इलाज जनता को ढूंढना पड़ता है, और जब जनता इलाज ढूंढ रही है तो चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आने वाले वक्त में झारखंड, बिहार और दिल्ली हो, और आज की तारीख में तो जम्मू कश्मीर को भी आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी 370 को मुद्दा बना रही है कि उसे खत्म कर दिया, तो जो पार्टियां उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है वो 370 की वापसी को घोषणा पत्र का हिस्सा बनाकर चुनाव लड़ रही हैं। तो वहां की चुनावी जंग भी अब उस दायरे से बाहर जा चुकी है जिस दायरे में लाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। जम्मू कश्मीर में भाजपा भी जानती है कि बहुत ज्यादा होप नहीं है उनके लिए, बहुत उम्मीद की किरण नहीं है। उम्मीद की किरण हरियाणा में थोड़ी बहुत इसलिए दिखी क्योंकि लोकसभा सीटों पर 5-5 से बराबरी का फैसला हो पाया, लेकिन अब चुनाव विधानसभा का है, और सीधे जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में हाफ हो गई तो जनता को लगने लगा कि लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी हाफ हो सकती है तो विधानसभा चुनाव में तो साफ होने का खतरा हो सकता है, और उस खतरे को बीजेपी भांप रही है। खतरे को भांपने की स्थिति यह है कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा के साथ नहीं कराए जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बातें, कमेटी बनाई जा रही है, वादे किए जा रहे हैं। जो लोग 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते वो वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे। जनता इस बात को समझ रही है कि चुनावी तैयारियों के दरमियान एक एक राज्य पर पहले एक बैरियर पार करो, फिर दूसरा बैरियर पार करो। यह स्थिति बीजेपी के सामने है कि एक जगह फोकस करो, फिर दूसरे स्टेट में जाकर फोकस करना है, लिहाजा एक साथ कराने का जोखिम नहीं लिया जा सकता। तो उस परिस्थिति में चुनावी संभावनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी का नजरिया क्या है वो अपने आप साफ हो जाता है। कहीं जाटों से पंगा तो कहीं मराठों से पंगा, कहीं एससी एसटी के मुद्दे पर पंगा, कहीं जाति जनगणना के मुद्दे पर पंगा, तो कहीं इस देश के नौजवानों के भविष्य और किसानों की एमएसपी गारंटी के मुद्दे पर पंगा। जब हर जगह पंगा तो नरेंद्र मोदी सरकार को ये परिस्थितियां कितना महंगा ये आप खुद समझ सकते हैं कि सियासत अब किस दिशा में जाती हुई दिख रही है। पंगेबाजी की सियासत, जनता के अलग अलग सेक्शन के साथ पंगे लेने की सियासत, चुनावी हिंदुत्व के द्वारा उसे ढक देने की काबिलियत अब जनता के सामने आ चुकी है। और अब चुनावी हिंदुत्व के मुद्दे के साथ न तो आरक्षण का मुद्दा दबेगा, न अग्निवीर का मुद्दा दबेगा, न ही ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की मांग को एक नई पेंशन स्कीम से ढकने की जो कोशिश है न वो दबने वाला है, न ही महंगाई का मुद्दा दबेगा, न ही एमएसपी गारंटी का मुद्दा दबेगा, और न ही विनेश फोगाट और महिला पहलवानों का मुद्दा दबेगा, और न ही महाराष्ट्र में मराठा आत्मसम्मान को जिस गुवाहाटी मॉडल से ठेस पहुंचने की बात कही जा रही है न ही वो मुद्दा दबने वाला है। राहुल गांधी ने तो सिर्फ एक सुपरविजन की कोशिश की है, एक अंदरूनी गतिरोध को दूर करने के लिए मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश की है। असल झटका जहां लगा है, असल करंट जहां लगा है, वो करंट तो दिल्ली से नागपुर तक लगा है, और करंट जब दिल्ली से नागपुर तक लगा है तो उस परिस्थिति में पंगेबाजी की सियासत अपने आप पीछे आती हुई दिखती है। देखते जाइए, चुनाव है, होता क्या है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की पार्टी के लिए चुनावी संभावनाएं बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई नहीं दे रही हैं। विपरीत परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे आगे जो होगा उसकी ताजा तरीन रिपोर्ट से, परिस्थितियों से और उसके अवलोकन से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।